हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4B1 कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू 8 मार्क के लिए पूछा गया था। आपके स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, 8 मार्क के लिए पूछा गया था कि एसेसिबल वैल्यू निकालना है। एसेसिबल वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू निकालो जिसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सको, इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज कर सको, वो वैल्यू। क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू आता है उसके ऊपर जिसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है तो वो एक वैल्यू होता है, तो उस वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है, फिर इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, वो सब निकालना है। तो इन शॉर्ट जैसे जीएसटी के अंदर होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैसे ही कस्टम के अंदर होता है एसेसिबल वैल्यू, कि वो वैल्यू निकालो जिसके ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सके। क्वेश्चन दिया है, 5 पॉइंट है अंदर, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट का कुछ इतना डिफ़िकल्ट फॉर्मेट नहीं है। आपका सबसे पहला लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5। ईजी है, 5 के 5 पॉइंट हम लोग को लिखना है। लेकिन एसेसिबल वैल्यू कैसे निकलता है उसका एक प्रोविज़न देख लेते हैं। तो प्रोविज़न कुछ इस तरीके से है कि जो वैल्यू होती है वो डिसाइड कैसे होती है। तो कोई भी चीज़ पहले फैक्ट्री में बनती है तो सबसे पहला हम लोग को एक्स फैक्ट्री प्राइस चाहिए। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना, उससे रिलेटेड उसका जो मटेरियल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो लेने का। फिर मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्शन करता है तो अपना जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड करता है, उस टोटल कॉस्ट को बोलता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब होता है प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बन के तैयार है, फैक्ट्री में रखा है, अब ये फैक्ट्री से कहाँ पे लेके जाना है तो हम लोग लेके जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री अलॉन्ग साइड। क्या बोलते हैं उसको? फ्री अलॉन्ग साइड, रेडी फॉर शिपमेंट। लेकिन रेडी ऑफ शिपमेंट करना है तो जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का फ्रेट और लोकल टैक्सेस आपको पे करना पड़ता है, तो फ्री अलॉन्ग साइड होगा। जब टैक्सेस और फ्रेट पे कर दोगे तो वो रेडी फॉर शिपमेंट हो जाएगा कि हाँ आप ये प्रोडक्ट को आप शिप कर सकते हो। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अब रेडी फॉर शिपमेंट है, समझो शिप से जा रहा है माल, तो शिप के डॉक पे जाएगा माल, डॉक पे माल रखा है, डॉक पे माल रखा रहेगा तो वो शिप में जब तक नहीं लिया जाएगा जब तक आप वहाँ की लोडिंग चार्जेस और एक्सपोर्ट ड्यूटी ना पे कर दो। तो जैसे ही आप वहाँ की लोडिंग और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब होता है एफओबी। एफओबी का मतलब होता है कि गुड्स शिप में जा चुका है, गुड्स एयरप्लेन में जा चुका है। आई बात समझ में? और जैसे ही शिप में चला जाता है माल, फिर भी हम लोग को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। अभी आपको पता है बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। एयरप्लेन में आपने माल डाल दिया, शिप में माल डाल दिया, डूब गया तो, ब्लास्ट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और साथ ही साथ फ्री में आपका कोई भी माल यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, तो शिप वाला भी चार्जेस मारेगा, एयरप्लेन वाला भी चार्जेस मारेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट। तो फ्रेट होगा और उसका इंश्योरेंस होगा। जब ये दोनों चीज़ फ्री ऑन बोर्ड में ऐड करेंगे हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, दैट इज़ CIF। इसी वैल्यू को हम लोग एसेसिबल वैल्यू बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये फॉर्मेट अगर लिख लेंगे, एग्जाम में भी क्या करने का, ये पूरा फॉर्मेट लिख लेने का और चेक करने का अपने पास है क्या। लेकिन क्लियर कट एग्जाम अभी यहाँ पे दिया FOB वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, FOB वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे। तो FOB वैल्यू कितना है यहाँ पे? $20,000 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा $20,000। तो मतलब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बराबर है। तो इसके बाद ये दो चीज़ें ऐड करनी है, तो अगर है तो ऐड करो, नहीं है तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, पहला रेट ऑफ एक्सचेंज जो रहेगा, जिसको डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना है, वो CBIC या CBEC वाले से लेने का ऑन द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री पास किया, प्रेजेंट किया, उस डेट का जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा वो लेने का। रेट ऑफ ड्यूटी लेना है तो जिस दिन को बिल प्रेजेंट किया, जिस दिन को अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट हुआ, दोनों में से जो बाद में डेट होगी वो वाला लेने का। इंश्योरेंस चार्जेस 1.125% ऑफ FOB लेने का इफ़ नॉट एसर्टेनेबल। और अगर एयर से आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो 20% ऑफ FOB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाइंग कमीशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू, ये हम लोग ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए FOB, अब इंश्योरेंस और फ्रेट दिया। देखो इंश्योरेंस और फ्रेट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है,
दिया है कि नहीं दिया है कि आपका FOB का 1.125% होना चाहिए और ये FOB का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक करो अपने पास फ्रेट है क्या, तो फ्रेट ऑलरेडी दिया है 20%, नहीं भी दिया होता तो हम लोग 20% निकालते। लेकिन ये याद रखना, आप अगर ऐड से करते हो तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्लियर कर दिया है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फ्रेट को ऐड करेंगे, और फ्रेट को ऐड करेंगे तो कितना होगा, $20,000 का 20%, तो आएगा आपका कुछ $4,000। सेम वे में इंश्योरेंस है, देखो इंश्योरेंस का भी डिटेल दिया है लेकिन नॉट एसर्टेनेबल है, और एसर्टेनेबल नहीं है तो कितना लेने का, 1.125% ऑफ FOB लेने का। तो हम लोग इंश्योरेंस ऐड करेंगे, 1.125% ऑफ $20,000, अमाउंट आएगा 225। समझ में आया। अब जैसे ही ये FOB में आप ऐड किए हैं तो आपको क्या मिलेगा, CIF मिलेगा, और CIF कितना वैल्यू हो जाएगा, $24,225। आ रही है बात समझ में, ये सुनो। अब पता है आपको इंडिया में कैलकुलेट करें तो डॉलर चलता है, लेकिन हम लोग को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रुपये का रेट लेने का, तो रेट ऑफ एक्सचेंज देखो यहाँ पे दिया है, CBIC वाला बिल ऑफ एंट्री वाला लेने का। जिस डेट को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया वो डेट पे CBIC ने क्या रेट दिया था, कभी कभी RBI भी रेट देगा, नहीं लेने का, CBIC वाला लेने का। तो रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे देखो CBIC ने सिर्फ 68 दिया, एक ही रेट दिया, तो हम लोग वही वाला रेट ले लेंगे 68। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो CIF इन रुपीज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16,473,000, 17,47,300। आई बात समझ में, आ गया आपका क्वेश्चन, तो पूरा हो गया। तो क्या क्या यूज़ कर लिया क्वेश्चन में देख लो, कभी कभी क्या मिस हो जाता है, पहला वाला यूज़ किया, सेकंड भी यूज़ किया, थर्ड वाला ये देखो ये पेंडिंग रह गया, और ये वाला भी यूज़ कर लिया। तो ये पेंडिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, प्लेस ऑफ इम्पोर्ट टू वेयर हाउस ऑफ द इम्पोर्टर। आपने क्या किया, इम्पोर्टर का, आप इम्पोर्टर हो, आपने इम्पोर्ट किया, तो आपने प्लेस ऑफ इम्पोर्ट से लेके वेयर हाउस तक, इम्पोर्टेड गुड्स प्लेस ऑफ इम्पोर्ट टू वेयर हाउस तक आपने ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे किया 35,000। क्या ये एसेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा, तो आंसर इज़ नो। यहाँ पे देखो मैंने ऐड किया है, ऐड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और ये हो जाएगा नील, और टोटल आपका CIF फाइनल जो आएगा वो आएगा 16,47,300। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं लिया, तो ये क्या होता है, वेयर हाउस ऑफ द इम्पोर्टर, मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, शिप है, शिप के लिए डॉक रहता है, डॉक यार्ड रहता है, बराबर है, डॉक तक माल आने तक जो भी खर्चा रहेगा ना वो सब इंक्लूड होगा। एक बार डॉक से माल आपने क्लियर कर लिया अपने घर पे ले जाने के लिए, अपने वेयरहाउस के लिए लेके जाने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे डॉक पे माल आया उसका क्या होता है, कैलकुलेशन हो जाता है, CIF निकलता है, कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो, तब जाके माल आप घर पे लेके जा सकते हो। लेकिन एक बार घर पे ले जाने के लिए माल निकला, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है, तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो एसेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे हो चुका है, और अब सीधा आप घर पे लेके जा रहे हो, तो घर पे लेके जाओ, घर से दूसरे घर पे लेके जाओ, वो एसेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। जब तक वो कस्टम के पास गुड्स है वो टाइम तक जो भी खर्चा होगा दैट इज़ द पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। तो ये वेयर हाउस, इम्पोर्टर के वेयर हाउस तक का खर्चा है, तो ये पार्ट ऑफ वैल्यू नहीं होगा, इसलिए ज़ीरो लिखा है। तो आपका जो एसेसेबल वैल्यू होगा 16,47,300। ये 8 मार्क के लिए पूछा था। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आपको याद होना चाहिए। तो 8 मार्क के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने 2019 का पेपर कर लिया है। एक क्वेश्चन बचा है कस्टम ड्यूटी पेएबल, जिसके अंदर बैगेज रूल है, बाहर से आप रहते हो, स्टे करते हो और फिर माल कुछ लेके आते हो, तो कितना लिमिट है, तो वो सब का भी क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर देंगे ड्यू टाइम में। बाय द टाइम आप इन सब जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उनको रेफ़र करो, डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर सके। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।